धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे। पांचों राज्यों में अगर किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी सिरफुटअव्वल सामने आए, गुटबाजी सामने आए, तो आप कह सकते हैं तो स्वाभाविक चीज है भाई, किसी का टिकट कटेगा तो अपना टिकट बचाने के लिए जद्दोजहद करेगा, कोई टिकट पाने के लिए और दूसरे का टिकट कटवाने के लिए जद्दोजहद करेगा, कोई अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेगा और कोई अपना वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें दूसरे राज्यों से भी आए तो फिर तो यही कहा जा सकता है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सिरफुटअव्वल जबरदस्त तरीके का है और यह सिरफुटअव्वल तभी तक सिरफुटअव्वल के तौर पर फूटकर सामने नहीं आ रहा है जब तक नरेंद्र मोदी ने अपने आप को लार्ज एंड देन लाइफ बना के रखा हुआ है। तो मैं 2 तस्वीरें आपके सामने उत्तर प्रदेश की रखने जा रहा हूं। कैसे यहां एक दूसरे के खून के प्यासे भाजपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और पुलिस कह रही है हम तो कुछ जानते ही नहीं जी। भोली है पुलिस को तो कोई टॉफी दे के बैठा देता, बैठ जा बाबू तू इधर, हम लोग लड़ रहे हैं, तू हिलना मत जब तक हम लड़ाई खत्म करके नहीं आएंगे। इसके अलावा बंगाल और मध्य प्रदेश में भी बहुत कुछ हो रहा है। दोनों तस्वीरें वहां की भी आपके सामने रखूंगा जो दिखा और बता रही हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले जिक्र कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जिक्र करेंगे तो सबसे पहले जिक्र में शुमार नाम किया जाना चाहिए आगरा का। आगरा में भारतीय जनता पार्टी के 2 ग्रुप आमने सामने आ गए, गोलियां चली, धाएं धाएं खूब दबा के। पुलिस मौके पर पहुंची, कह रही ना जी कोई गोली नहीं चली, हमारे पास तो कोई शिकायत ही नहीं है। हालांकि इस मामले में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई कोई पहली बार नहीं हुई है। पहले इस कहानी को जान लीजिए, बाद में फिर पुरानी कहानी आपको बताऊंगा। आगरा का दीनाहट थाना पड़ता है और दीनाहट थाने का जो इलाका हमारे पास आया है, पड़ुआपुरा गांव है, वहां पे ये वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है। एक पक्ष है जिसका नाम है रामबरण उर्फ बीनू, ये एक पक्ष है। इसके अलावा दूसरा पक्ष है रामराज उर्फ दूसरे का अटल बिहारी। अब बताओ, अटल बिहारी नाम रख के घूम रहा है, लेकिन आपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। उसके बाद रामबरण अपने घर की छत पे चढ़ जाता है अपने भाई की राइफल लेकर और खूब दबाकर गोलीबारी करता है। इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं होता है। इस गोलीबारी को 2 जो एक वर्तमान में विधायक है और एक प्रत्याशी बनने की कोशिश कर रहा है, भाजपा से टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उनके बीच चल रही लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि इन दोनों में से ये 2 लोग हैं, एक उसका हिमायती है, एक उसका हिमायती है। क्या है कहानी वो भी जान लीजिए। कुछ दिन पहले की बात है, बाह विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक हुआ करती हैं जिनका नाम है रानी पक्षालिका। इनके पति जो और मंत्री भी वो रह चुके हैं, पूर्व मंत्री अरिंदमन सिंह उनका नाम है, और इसके अलावा एक सुग्रीव सिंह है, सुग्रीव सिंह चौहान। उनके बीच ये कह रहे हैं मैं अपनी पत्नी को टिकट रिपीट कराऊंगा जो वर्तमान में विधायक हैं, या खुद टिकट पाऊंगा, और दूसरे सुग्रीव सिंह कह रहे हैं कि अब के ना तुझे मिले ना तेरी पत्नी को मिले, अब के टिकट लूंगा तो मैं लूंगा। वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा खबर के मुताबिक जो अखबार में छपी है, इन दोनों के समर्थकों में जबरदस्त संघर्ष हुआ था। कई गाड़ियां तोड़ दी गई थी, तोड़फोड़ ही नहीं पथराव भी जमकर किया गया था। लेकिन पुलिस ने ना तब कोई कार्रवाई करी, ना पुलिस अब कोई कार्रवाई करती हुई दिख रही है। लेकिन ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि भाजपा के अंदर ही खूनी संघर्ष होगा इस चुनाव के दौरान। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए उत्तर प्रदेश की। ये तस्वीर हमारे पास आई है वैश्य समाज से जुड़ी हुई। वैश्य समाज यानी कि जो बनिया जाति होती है, लाला जी जिन्हें कहते हैं, उनको देसी भाषा में आप समझ लो वैश्य समाज कहा जा सकता है। अब यहाँ वैश्य समाज के नेता बनने की होड़ मच गई है भाजपा के 3 नेताओं के बीच। कौन है वो नेता आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले वैश्य समाज का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, उस पर नजर डाल लेनी चाहिए। अलीगढ़ की एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें एटा के अलीगंज के रहने वाले संदीप गुप्ता, जो एक बड़ी कंपनी है सीमेंट की, उसके एक बड़े कारोबारी हैं, सरेआम गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर, कार्रवाई की मांग को लेकर, फांसी की मांग को लेकर व्यापारी एटा में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये हाल है लालाओं का उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा दूसरी खबर आप देख सकते हैं जो आई थी प्रयागराज से, जिसका पहला नाम इलाहाबाद हुआ करता था। यहाँ के कीड़गंज इलाके में चायल से भाजपा का जो विधायक है संजय गुप्ता, उसके बहनोई को गोलियों से भून दिया जाता है। उसका नाम है संदीप गुप्ता उर्फ भोले,
वो अस्पताल में पड़ा है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इसके अलावा इसके बहनोई के भाई यानी कि जीजा के भाई विशाल गुप्ता और राजन की गोलियों से भूनकर मौके पर ही हत्या कर दी जाती है। ये हाल है बनियों का, गुप्ताओं का उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा तीसरी तस्वीर तो पूरी दुनिया ही जानती है। कानपुर के रहने वाले मनीष गुप्ता को किस तरीके से गोरखपुर के होटल में पुलिस वाले ही मौत के घाट उतार देते हैं। सीबीआई ने चार्जशीट कर दी है थानेदार समेत तमाम पुलिस वालों के खिलाफ और अब इसमें ट्रायल शुरू होने वाला है। इसी बीच एक खबर और आई है कानपुर से। कानपुर का साड़ थाना पड़ता है। साड़ थाना क्षेत्र का एक गांव है गोपालपुर। वहां पे एक गल्ला व्यापारी है, उसके यहाँ से गेहूं चोरी हो जाते हैं। वो एक चोर को मौके से पकड़ लेता है, चोर धक्का देकर उसको भाग जाता है। कार्रवाई को लेकर कार्रवाई कराने को लेकर थाने जाता है। कहाँ जाएगा आदमी, पुलिस के पास ही जाएगा ना। पुलिस वाले 2-3 दिन ट्रकाते हैं, लेकिन जब ये दबाव बनाता है पुलिस पे तो आरोप है कि पुलिस वाले मारपीट के इसी को, गुप्ता जी को, लाला जी को हवालात में डाल देते हैं। लाला जी इतने टेंशन में आ जाते हैं कि घर आते हैं, जहर खा लेते हैं और जहर खाने से इनकी मौत हो जाती है। इनका नाम अरुण कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। इनकी मौत के बाद यहाँ के 5 पुलिस वालों को, 3 को सस्पेंड कर दिया गया, 2 को लाइन हाजिर कर दिया गया। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश में लालाओं का, गुप्ताओं का। लेकिन इस बीच वैश्य समाज का बड़ा नेता बनने की होड़ मची हुई है भाजपा के किन किन नेताओं में, वो थोड़ा सा देख लीजिए। एक नेता हैं जिनका नाम है नरेश अग्रवाल। कौन नहीं जानता उनके बारे में। उन्होंने अपनी अलग एक पार्टी भी बनाई थी और उत्तर प्रदेश में बनिया समाज जो है, लाला जी जो हैं, वो उनको अपना नेता भी मानते हैं। पर यह अलग बात है कि लाला जी हमेशा बीजेपी के साथ भी रहना चाहते हैं और बीजेपी को हमेशा लालाओं की पार्टी भी कहा जाता है। ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है, ये जग जाहिर है। तो और जो लोग हैं उसमें नंद कुमार नंदी, जो आप जानते हैं प्रयागराज से नेताजी हैं, मंत्री भी हैं, वो भी बनियों का अपने आप को नेता दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं कि साहब बनियों का नेता तो मैं ही हूँ, मेरे से ऊपर बनियों का नेता कोई हो नहीं सकता है। इसके अलावा एक शख्स और हैं जिनका नाम बताया जा रहा है सुमंत गुप्ता। सुमंत गुप्ता भी अपने आप को बनियों का नेता दिखाने की कोशिश करने में लगे हुए। वर्चस्व की लड़ाई इनमें चल रही है कि कौन बड़ा गुप्ताओं का नेता। हालांकि जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं, यहाँ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या ये वैश्य समाज इस बार भी बीजेपी के साथ ही रहेगा। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि डर के मारे भी रहते हैं। बीजेपी वाले बोलते थे भाई साहब हमारे साथ नहीं रहोगे ना लाला जी, सब पता है हमें तुम्हारे धंधे कहाँ कहाँ क्या चल रहे हैं, 2 मिनट में ईडी भेज देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम विपक्ष के यहाँ भेज रहे, तुम्हारे यहाँ भी भेज सकते हैं। तो उस डर में भी ये लोग रहते हैं और इन्हें लगता है कि इनकी पार्टी है। लेकिन अब यहाँ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है नेताओं के बीच। अब देख लीजिए बंगाल में क्या चल रहा है। देखिए बंगाल से मतवा समुदाय के एक सांसद हैं जिनका नाम है शांतनु ठाकुर। मोदी सरकार मतवा समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता तो ना दे पाई। यह अलग बात है कि चुनाव के दौरान बांग्लादेश पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने मतवा समुदाय के मंदिर में हाजिरी बजाई, मत्था टेका, तमाम तरीके की चीजें की, पूजा अर्चना की और मतवा समुदाय के लोगों को खुश करने की कोशिश की, इनका वोट हासिल करने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम हथकंडों के अमित शाह ने भी खूब जा के दावे किए कि मतवा कम्युनिटी के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम सीए ले आए। लेकिन इन तमाम हथकंडों के बाद ये बंगाल में सरकार तो नहीं बना पाए। तो ऐसे में मतवा समुदाय से आने वाले शांतनु ठाकुर को मंत्री बना दिया, जहाज रानी मंत्री बना दिया। सोचा कि मामला टल जाएगा, मतवा समुदाय की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही सुकांत मजूमदार को, दिलीप घोष को हटा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और सुकांत मजूमदार ने अपनी नई कार्यकारिणी बनाई और उसमें मतवा समुदाय के किसी भी आदमी को जगह नहीं दी गई। सीधा आप समझ सकते हैं कि अमित शाह के बगैर कमेटी गठित हो गई होगी। क्या नरेंद्र मोदी की इजाजत के बगैर प्रदेश अध्यक्ष की औकात है इतनी कि वो कमेटी गठित कर लेगा और उसमें मतवा समुदाय के लोगों को जगह नहीं देगा। इससे नाराज हो गए शांतनु ठाकुर। उन्होंने भाजपा के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए हैं और बाकायदा मीडिया में आकर इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि मतवा समुदाय की भाजपा की नज़र में अब कोई महत्ता नहीं रह गई। इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या वो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे और चले जाएंगे टीएमसी के साथ, जैसे बाबुल सुप्रियो और भाजपा के कई सारे विधायक जा चुके हैं। तो ये सिर्फ फुटबॉल की तीसरी तस्वीर। अब जिक्र कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। देखिए मध्य प्रदेश के एक शख्स हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बना रखा। नाम है उनका कैलाश विजयवर्गीय। उनका शिवराज सिंह चौहान से 36 का आंकड़ा बताया जाता है, जिसके चलते उनको बंगाल का प्रभारी बना के बंगाल भेज दिया। लेकिन अब जब बंगाल में सरकार तो बन नहीं पाई और वहाँ उनको लोग पसंद भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हिंदी भाषी क्षेत्र का आदमी हमारे ऊपर लाके क्यों थोप दिए, इसे हटाओ यहाँ। तो अब ये वापस आ गए हैं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में वापस आ गए हैं तो फिर से एक बार वही हरकतें करने लगे हैं जिनके लिए जाने पहचाने जाते हैं। तो ये इंदौर में थे। यहाँ पे युवा एवं खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया को इन्होंने मुख्यमंत्री बता दिया। सुन लीजिए। युवा खेल मंत्री आज के मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि ऊपर से सब कुछ निकलते हैं,
और वो कहते हैं ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मेरे मुंह से मुख्यमंत्री निकल गया, ऊपर से वो कह रहे हो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अगर बोल दिया सुना आपने ध्यान से, कहा कि मेरे मुंह से निकल गया, ये भगवान ने मेरे मुंह से निकलवा दिया है। भगवान भी यही चाहते हैं कि अगली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। अब आप इसके माने समझ सकते हैं, एक तीर से कई निशाने लगाने की कैलाश विजयवर्गीय ने कोशिश की। एक तो शिवराज सिंह चौहान को मैसेज देने की कोशिश की है कि भैया ज़्यादा टाइम तो मुख्यमंत्री बने नहीं रह पाओगे, ठीक है, नरेंद्र मोदी को भगवान बता दो, नरेंद्र मोदी की तस्वीर भगवान से बड़ी लगा के और जो है मृत्युंजय मंत्र का जाप करवा दो, सब कुछ करा दो, लेकिन ज़्यादा टाइम सीट पर नहीं रह पाओगे। मुख्यमंत्री के दावेदार और लोग भी हैं। दूसरा, उन्होंने यशोधरा राजे सिंधिया को कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि हम आपके साथ हैं, आप अगर मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं तो आप भी थोड़ा सा हाथ पैर मारिए। मैं यहाँ से मंच से ऐलान कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि मेरे मुंह से भगवान बोल रहे हैं। आजकल सपनों में आके भगवान सबको कुछ कुछ बता ही रहे हैं, तो इनके मुंह से भगवान जो है वो अपने शब्द निकाल रहे हैं। ये एक मैसेज हो सकता है, लेकिन इसके अलावा सबसे अहम मैसेज जो है उसे आपको समझना पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय असल में खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका काफ़ी पुराना है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो हो सकता है वो यशोदा राजे को मुख्यमंत्री बताकर यशोदा राजे सिंधिया से अपने लिए कहलवाना चाहते हो कि नहीं भाई, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी, मुख्यमंत्री बनेंगे कैलाश विजयवर्गीय, यानी कि अपने नाम को आगे करवाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के ये कि जो तमाम सिर्फ फुटबॉल सामने आ रहे हैं, ये उस दौर में सामने आ रहे हैं जब हम 2024 के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। भाजपा को अपना हश्र दिख रहा है, हालात सामने हैं, कार्यकर्ता जमीनी सतह पे जानते हैं, इसलिए हर किसी के अंदर बेचैनी देखी जा रही है। अगर 2024 में सत्ता वापस ना आई तो नरेंद्र मोदी का क्या होगा। कुछ लोग तो यहां तक चर्चा करने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी 2022 में राष्ट्रपति बन जाएंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्या पता 2024 में सरकार ना आए तो अमित शाह का भी सपना पूरा हो जाएगा और नरेंद्र मोदी का भी सपना पूरा हो जाएगा कि भाई मैं पहले मुख्यमंत्री रहा, फिर प्रधानमंत्री रहा, फिर मैं राष्ट्रपति बन गया। क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे चीज़ें आएंगी वैसे आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।